पार्किंसंस डिसीज एक ऐसी क्रॉनिक सीवियर बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति के हाथ पांव सदैव कांपते ही रहते हैं। जब वह चलता है तो ठीक से चल नहीं पाता है, और ठीक जब किसी भी चीज़ को पकड़ता है तो पकड़ने में भी दिक्कत होती है। उसकी बॉडी का जो पोस्चर है वो भी चेंजेस होने लगते हैं उसमें। तो पार्किंसंस डिसीज सबसे ज़्यादा हमें 16 ईयर्स या उससे जिनकी एज ज़्यादा हो चुके हैं उनको मेनली हमें देखने को मिलती है। अब पार्किंसंस डिसीज आखिर क्यों होती है, किस कारण से होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। तो देखिए, पार्किंसंस डिसीज इज अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक कंडीशन होती है। हमारे ब्रेन में होने वाला कोई डिफेक्ट होता है, न्यूरॉन में होने वाला डिफेक्ट है। इसमें देखिए होता क्या है, मेनली जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के जस्ट आप मिडिल पोर्शन में देखेंगे तो ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है जैसे कि हम बोलते हैं सबस्टेनिटा नाइग्रा। जो सबस्टेनिटा नाइग्रा होता है इसमें कुछ इस प्रकार की न्यूरॉन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डोपामिन को रिलीज करते हैं। डोपामिन क्या होता है, एक डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल्स होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हम बोल सकते हैं। वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के मसल्स मूवमेंट कराता है। ठीक से जो हम मूवमेंट करते हैं, मसल्स मूवमेंट कर पाते हैं, मोटर मूवमेंट जो कर पाते हैं वो डोपामिन की ही हेल्प से कर पाते हैं। लेकिन इस डिसीज में होता क्या है कि जो सबस्टेनिटा नाइग्रा है उसके जो न्यूरॉन है वो डैमेज होने लगते हैं। अगर वो डैमेज होंगे तो डोपामिन ठीक से रिलीज नहीं हो पाएगा। अब जैसे ही डोपामिन रिलीज नहीं होगा तो बॉडी में डोपामिन की कमी होने लगती है, जिसके कारण होता है कि जो हमारी मसल्स मूवमेंट है वो इम्पेयर होने लगती है, कंपन होने लगते हैं, मसल्स मूवमेंट कांपने लगते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्किंसंस डिसीज बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में डोपामिन का लेवल कम होने लगता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि द लॉस ऑफ डोपामिन इन पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट कराने के लिए डोपामिन बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ये लॉस हो जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के जो मूवमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। ठीक है, तो ये 16 ईयर्स जो उनकी एज हो चुकी है उनमें ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद अब हम समझते हैं एटियोलॉजी, मतलब ऐसे क्या कारण होते हैं जिस कारण जो डोपामिन का कम लेवल हो जा रहा है, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक का मतलब है अननोन कॉजेस, मतलब अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से सबस्टेनिटा नाइग्रा में डिफेक्ट आ रहा है, न्यूरॉन का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक इसका पता एग्जैक्ट नहीं चल पाया है। सेकंड हम बात करें पर्सन अफेक्टेड फ्रॉम इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस मतलब होता है अगर हमारे ब्रेन सेल्स होती हैं, अगर उनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है ब्रेन सेल्स का, तो में भी चांसेस होते हैं कि उसके कारण सबस्टेनिटा जो नाइग्रा पार्ट होता है ब्रेन में उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, जिसके कारण वहाँ की जो न्यूरॉन होते हैं उसमें डैमेज आने के कारण में भी हो सकता है कि जो डोपामिन का लेवल कम हो जाए। ठीक है, इसके बाद रिपीटेड हेड इंजुरी। अगर बार बार आपको क्या होता है, कोई हेड इंजुरी लगती है, तो हेड इंजरी के कारण भी क्या हो सकता है कि जो क्या होता है, जो सबस्टेनिटा नाइग्रा होता है उसमें डिफेक्ट आ सकता है, जिसके कारण उसके न्यूरॉन डैमेज हो सकते हैं। तो डोपामिन का लेवल भी उसके कारण भी कम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इस्केमिया ऑफ ब्रेन, मतलब कि अगर हमारे ब्रेन में ठीक तरह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, अगर वहां पर ठीक तरह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो जो ब्रेन का वर्क होता है, जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा का वर्क होता है, वहाँ के जो न्यूरॉन का वर्क होता है डोपामिन को रिलीज करना, वो ठीक से रिलीज नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण डोपामिन का लेवल कम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है अगर हमारे ब्रेन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, तो उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब जैसे ही अगर ब्रेन सेल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो डोपामिन होता है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, जिसके कारण भी ये डिसीज देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है ब्रेन में तो चांसेस होते हैं ये डिसीज होने के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ये होते हैं जो आर्टरी होती है, अगर इसमें प्लग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं पाएगा ब्रेन के पास। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि जो सबस्टेनिटा नाइग्रा के जो न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, जिसके कारण डोपामिन का लेवल भी कम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड। क्या होता है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन होती हैं, कुछ पेन किलर्स होती हैं, कुछ एंटीबैक्टीरियल होती हैं, अगर इनका ज़्यादा यूज किया जाए तो कि भी क्या हो सकता है, मे भी चांसेस होते हैं ये कंडीशन होने के। इसके बाद बात करते हैं हेरिडिटी।
हेरिडिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि जीन के थ्रू होती है, ट्रांसमिटर हो जाती है। जैसे अगर परिवार में किसी को ये कंडीशन थी तो मे बी चांसेस होते हैं अगली आने वाली संतान में भी ये कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ एटियोलॉजी होती है जिसके कारण ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, पार्किंसंस डिसीज। चलिए इसके बाद बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि जो पार्किंसंस डिसीज है आखिर कैसे कॉज करती है, चलिए वो देखते हैं। तो इसकी में हम बात करें, डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन आर प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल मोटर मूवमेंट। तो जो डोपामिन है एंड एसिटाइल कोलिन है, ये एक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि हम मसल्स मूवमेंट कर पाते हैं, जो भी मोटर मूवमेंट है, हाथ पांव हिलाना, मूवमेंट करना, वो इन्हीं की हेल्प से हो पाता है। किसकी बात करें? डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन। अब पैथोफिजियोलॉजी में हम ये समझते हैं कि जो इनवॉल्नटरी मूवमेंट है, जो हाथ पांव कांप रहे हैं, वो कैसे ये कंडीशन अराइज होती है। देखिए, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर देखे जैसे कि इंसेफ्लाइटिस हो गया, उसके कारण अगर क्या होता है कि जो हमारे सबस्टेंशिया नाइग्रा में है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, या हेड इंजरी होती है उसके कारण कोई डिफेक्ट आता है, तो देखिए क्या होगा फिर, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिन न्यूरॉन्स। तो अगर उसमें क्या होगा कि अगर सबस्टेनिटा नाइग्रा में कोई डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, फिर जो न्यूरॉन होते हैं जो कि डोपामिन को रिलीज कर रहे हैं, वो न्यूरॉन क्या होंगे, डैमेज होने लगेंगे, उनका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। ठीक है, अब अगर न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन होगा तो देखिए, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डोपामिन। तो अगर न्यूरॉन का डैमेज होगा तो क्या होगा, जो डोपामिन रिलीज हो रहा होता है वो कम होने लगेगा, तो डोपामिन का लेवल यहाँ पर कम होगा। ठीक है, अब डोपामिन का लेवल अगर कम होने लगता है तो देखिए, रिड्यूस्ड मोटर कंट्रोलिंग पावर। अब जो डोपामिन का वर्क होता है कंट्रोल करना मूवमेंट को, वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, वो वर्क करना कम होने लगेगा। ठीक है, जो मूवमेंट हम कर पा रहे हैं वो ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, उसका लेवल कम होने लगेगा। देन उसके बाद क्या होगा, अनकंट्रोल मोटर मूवमेंट। अब क्या होगा कि जो आपका जो मूवमेंट है और जो आपके कंट्रोल में रहते हैं वो ठीक तरह से नहीं रह पाएंगे, तो आपके हाथ पाँव क्या करने लगेंगे, थोड़े थोड़े कांपने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या होगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट। अब पूरी तरह से इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा, जो आपके हाथ पैर हैं पूरी तरह से अगर कांपने लगते हैं तो उस कंडीशन को अब हम पार्किंसंस डिसीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें कि क्या हो रहा है, न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, न्यूरॉन डैमेज होने के कारण डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है, डोपामिन का लेवल कम हो रहा है, डोपामिन का लेवल कम हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जो मोटर मूवमेंट है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण इनवॉलंटरी मूवमेंट होने के कारण पार्किंसंस डिसीज हो रही है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अगर किसी को पार्किंसंस डिसीज है, किसी व्यक्ति को जिसकी एज 60 के अबव जा चुकी है, तो उसको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इसका रैपिड ट्रेमर। ट्रेमर क्या होता है कि जब व्यक्ति के जो हाथ पैर होते हैं बहुत ही ज़्यादा कांपने लगते हैं, अगर वह अपने हाथों को एक जगह पर रखता भी है तो भी क्या होगा, उसके हाथ पांव बिल्कुल कांपेंगे, हाथ बिल्कुल कांपते रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में भी उसके हाथ कांपेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, मसल्स रेजिडिटी। रेजिडिटी का मतलब होता है अकड़न या तनाव। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कठोरता आ जाती है, अकड़न आ जाती है हाथ पैरों में। तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से जो पोस्चर है वो ऐसे ही रह होने लगता है, मतलब जो जो पीठ होती है उसकी ऊपर की साइड और जो गर्दन होती है वो आगे की साइड जाने लगती है, जो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया मतलब स्लो मूवमेंट। अब जो व्यक्ति का जो मूवमेंट होगा, काम करने की जो कैपेसिटी होगी वो कम होने लगती है, स्लो मूवमेंट करने लगता है, तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं। देन पोस्चर इंस्टेबिलिटी। जो पोस्चर होता है वो व्यक्ति का बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब कि जो आप देख पाएंगे जो हेड है वो आगे की तरह जाने लगता है, जो पीठ है वो ऊपर की तरह होने लगती है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो पैर है वो भी अकड़न टाइप की उनमें आने लगती है, तो जो बॉडी का पोस्चर है वो प्रॉपरली चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्लेक्स। इसके बाद बात करते हैं हम फ्लेक्स्ड पोस्चर ऑफ द नेक एंड ट्रंक एंड लिप। जो ट्रंक एरिया होती है, मतलब जो छाती वाली एरिया होती है, देन जो हमारा हेड होता है, लिम्ब होते हैं, वो आगे के साइड जाने लगते हैं, देन जो बैक साइड होती है वो ऊपर के साइड उठने लगता है, और जो बॉडी का पोस्चर है वो धीरे धीरे क्या होता है, मुड़ने लगता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं पार्किंसंस वाले पर्सन में। एंड फ्रीजिंग मूवमेंट अगर हम बोलें तो जब व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है तो व्यक्ति आगे की तरह जब पैर बढ़ाता है तो तकलीफ होने लगती है उसे आगे की साइड पैर बढ़ाने में, चलने में। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं एक व्यक्ति में जिसे पार्किंसंस की डिसीज होती है। चलिए
इसके बाद अब हम कॉमन फीचर्स देखते हैं कि कॉमन क्या क्या सिम्टम्स और देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है मसल्स वीकनेस, जो मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस आने लगती है। ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीच, अब जब व्यक्ति बोलता है तो उसे बोलने में भी क्या होता है, डिफिकल्टी होने लगती है। मास्क लाइक फेस, उसका जो फेस है वो मास्क लाइक होने लगता है। ठीक है, मास्क लाइक होने लगता है। स्लीपलेसनेस, ठीक से व्यक्ति सो नहीं पाता, क्योंकि जब उसके हैंड मूवमेंट करते हैं, हाथ मूवमेंट करते हैं तो क्या होगा, उसे ठीक से सो नहीं पाएगा, स्लीपलेसनेस होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मूड डिस्टर्बेंस। इसके बाद बात करते हैं मूड डिस्टर्बेंस, जो क्या होगा कि हमारे ब्रेन में ही ये तकलीफ है, तो क्या होगा कि जो मूड डिस्टर्बेंस होगा, ठीक तरह से मूड नहीं होगा, कि अचानक से डिप्रेशन बना रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन बनी रहेगी, जहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगी और डिप्रेशन भी फील होगा व्यक्ति को। एंड ब्लिंकिंग ऑफ आईलेट्स, जो आई होती हैं, आईलेट्स होती हैं, वो ब्लिंकिंग होंगी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कंपनता अगर हमारे हाथ पैरों में हो रही है तो जो आईलेट्स होती हैं उनमें भी ब्लिंकिंग देखने को मिलेगी, जिस पर्सन को पार्किंसंस की डिसीज होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात, मतलब कि इसका कैसे डायग्नोस्ट किया जाता है। तो चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि पहले तो कभी ये डिसीज़ नहीं थी। ठीक है, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें बॉडी के जो मसल्स मूवमेंट होते हैं उन्हें प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है, देखना होता है हाथ पैरों को, जो हाथ हैं कितने कंपन हो रहे हैं। ठीक है, किस कंडीशन में कितने ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब असेस करना होता है। इसके बाद सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में ब्रेन को स्कैन किया जाता है, देखा जाता है कि जो कंडीशन है, जो सबस्टेंटा नाइग्रा है, उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई डिसीज़ तो नहीं हुई जिसके कारण न्यूरॉन डैमेज हो चुके हैं वहाँ के, तो वो सब करते हैं हम। इसके बाद एमआरआई भी करा सकते हैं, एमआरआई भी करनी होती है इसमें, एमआरआई से भी डिटेक्ट किया जाती है कंडीशन को। एंड के बाद अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशन है जो कि इस डिसीज़ में प्रेस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के ज़रिए, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है एंटीहिस्टामाइन, कुछ एंटीहिस्टामाइन ड्रग होती हैं जैसे कि डाइफेनराहाइड्रामाइन एंड फिनारामाइन, कुछ ऐसी दो ये ड्रग होती हैं। एंड एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक में देते हैं हम वेंजिट्रोफिन एंड सिस्रेमाइन एंड यूज टू रिलीव द ट्यूमर्स, अगर ट्यूमर्स है तो ये ड्रग दी जाती हैं जैसे कि वेंजिट्रोपाइन एंड सिस्रीमाइन। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एंटीवायरल, कुछ एंटीवायरल ड्रग हैं जैसे कि अमेंटाडीन, एमेंटाडीन दी जाती है। देन डोपामिन एगोनिस्ट, जिसमें कि दे डायरेक्ट स्टिमुलेट डोपामिन रिसेप्टर, तो क्या करते हैं, ये डोपामिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं डायरेक्टली, डोपामिन एगोनिस्ट जो ड्रग होती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मेडिकेशन दी जाती हैं, डॉक्टर्स के जरिए चलाई जाती हैं पार्किंसंस डिसीज़ में, ताकि जो पार्किंसंस डिसीज़ है वो ठीक हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।